कमरे से सस्ती वाइन और परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। निकिता और मैं मेरे बिस्तर पर पसर गए। मेरे पेरेंट्स वीकेंड के लिए बाहर गए हुए थे और मैं हमारी आजादी का पूरा मजा उठाने के लिए बेताब थी। निकिता काले बालों और शरारती आंखों के साथ हमेशा हमारे जंगली कारनामों की प्रेरक रही है। निक, शायद हमें और ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। याद है पिछली बार क्या हुआ था? रिलैक्स चार्लिस, दारू पीकर लिए गए फैसले सबसे सही फैसले होते हैं। हम हंसने लगे और हमने एक और वाइन का ग्लास बना लिया। हमारे तीसरे और चौथे ड्रिंक के बीच में निकिता के फोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज की तरफ देखते हुए हंसने लगी। हे, ये वही है ना तुम्हारे जिम में आने वाला पागल रोरी? उसका नाम आता ही मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। मुझे हमेशा से ही रोरी से डर लगता था। मैं जिम में जहां भी जाती उसकी घटिया आंखें मेरा पीछा करती और उसकी बार बार मुझसे बात करने की कोशिश ने मुझे परेशान कर दिया था। हाँ, ये बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि मेरा पीछा कर रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ ये वहीं आता है। आओ फिर इससे थोड़े मजे लें। क्यों ना हम इसके साथ एक मजाक करें? मैं हिचकिचाई। वाइन के नशे से मेरे अंदर बहादुरी आ गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि रोरी उन लोगों में से नहीं था जिसके साथ मजाक किया जाए। लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे अपना फोन दिया। स्क्रीन पहले से ही रोरी के नंबर से खुली हुई थी। हाय रोरी, मैं 40 बात कर रही हूँ। तुमने वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है? क्या यार, हद है। तुम पागल हो। अच्छा एक बात कहूं, मैं तुम्हें याद कर रही थी। निकिता भी तुम्हारी बॉडी से बहुत इम्प्रेस्ड है। हम तुम्हारे इंस्टाग्राम की तस्वीरें देख रहे थे। हम मेरे कमरे में हैं, नशे में एकदम धुत। और मेरे पेरेंट्स भी घर पर नहीं हैं। क्या तुम एक अच्छी रात बिताने में इंटरेस्टेड रहोगे? हाँ? उसका जवाब तुरंत आ गया। उसके शब्दों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि मैं कहां पर हूं, क्या वो आ सकता है? मजाक कर रोमांच डर की बढ़ती भावना के साथ घुल गया। तुम कितने बेवकूफ हो। मैं बस मजाक कर रही थी, बददिमाग। मैं तुम्हें एक नजर नहीं देख सकती। मेरा पीछा करना बंद करो। निकिता और मैं जोर जोर से हंसने लगे। उसने हमारे लिए एक और वाइन का ग्लास बना लिया। करीब 1 घंटे बाद हम उस मजाक के बारे में भूल चुके थे। वाइन हमें नशेड़ी बना रही थी और हम सब बंद करके सोने ही वाले थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंची और मैंने झांक कर देखा। सामने रोरी खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें खूनी और जंगली थी। ये रोरी है। वो आ गया। दरवाजा मत खोलना, उसे जाने के लिए कहो। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को स्थिर रखने की कोशिश की। रोरी, चले जाओ यहाँ से। हम सिर्फ तुमसे मजाक कर रहे थे। मुझे माफ कर दो। दरवाजा खोलो चार्लिस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके शब्दों में हताशा की लहर दौड़ रही थी। मैं पीछे हट गई, दरवाजे से दूर, अपना सर हिलाते हुए। भले ही वो मुझे देख नहीं सकता। मैं एक पल के लिए रुकी, लेकिन इतने में ही मुझे कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी। क्या बकवास है ये? जीसस! रोरी ने साइड पर लगी खिड़की तोड़ दी थी। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मैंने फौरन निकिता का हाथ पकड़ा और उसे घर के पीछे वाले हिस्से में खींचकर ले गई। हमें बाहर निकलना था उसके अंदर आने से पहले, लेकिन वो बहुत तेज था। रोरी ने टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाई और अपने शरीर पर कट लगा लिया, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह था। हम घर में तेजी से भागने लगे। पीछे से रोरी को जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने किसी तरह का नशा किया हुआ है। वो पागलों की तरह हमारे पीछे भाग रहा था। हम किचन तक गए और तब तक वो भी हमारे बराबर आ गया। उसने किचन के काउंटर से एक चाकू उठाया। अगले कुछ मिनट आतंक और शोर शराबे से भरे हुए थे। रोरी ने चाकू हवा में घुमाया। सबसे पहले वो निकिता के पीछे गया। जब उसने उस पर हमला किया तो वो चिल्लाने लगी, जिससे उसे गहरी चोट आई। उसके हाथ पर निशान पड़ने लगे। उसे अकेला छोड़ दो, पागल आदमी! मैंने हाथ में एक फ्राइंग पैन लिया और पूरी जान लगाकर उसे घुमाते हुए उस पर मारा। वो उसके सर पर जाकर लगा और वो चकराकर पीछे हो गया। लेकिन मेरे ऐसे करने से वो और गुस्सा हो गया। वो मेरी तरफ झपटा और मुझे अपनी टांग पर दर्द का एहसास हुआ क्योंकि उसने चाकू से मुझ पर वार किया था। मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। निकिता ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन रोरी दोबारा हम पर हमला करने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो अपने होश में ना हो, किसी के वश में हो। प्लीज रोरी, रुक जाओ, हमें माफ कर दो।
मैं तुम्हें मुझसे मजाक करने नहीं दे सकता। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। आज यही खत्म हो जाएगा। अब कभी भी कोई भी मुझे और दुख नहीं पहुंचाएगा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन तुम्हें दुख पहुंचा रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? रोरी की आंखें जंगली थी। उसकी पुतलियां गुस्से और जो भी दवाई ले रहा था उसके मिश्रण से फैल गई थी। उसने फिर से चाकू घुमाया। इस बार मेरा चेहरा बस कुछ इंच की दूरी से बच गया। निकिता उसका हाथ पकड़ने के लिए उठी, लेकिन उसने उसे भी उलट दिया, जिससे वो किचन के फर्श पर गिर गई। उसका सर जब टाइल से टकराया तो छोटी सी जगह में आवाज गूंज गई और मेरा दिल दहल गया। मैं उसकी तरफ रेंगती हुई गई। मैं अपने घायल पैर को पीछे पीछे घसीट रही थी, लेकिन रोरी तेज था। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतनी चोट आई है। उसने अपनी मुट्ठी से मेरे बालों को पकड़ा और मुझे जोर से पीछे की ओर झटका दिया। मैं चिल्लाने लगी। मैं आंख मूंद कर प्रहार करने लगी। मेरी कोहनी उसके चमड़े पर जाकर लगी। फिर मैंने उसके पैर पर भी कोहनी से वार किया। वो दर्द से गुर्राया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मुझे अपने और करीब खींचा और चाकू को मेरे गले पर रख दिया। इसे लगता है कि ये बहुत चालाक है ना? इतना घमंड किस वजह से इस शरीर की? आओ आज इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। निकिता दर्द से रो रही थी, लेकिन उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने काउंटर से एक भारी कमला उठाया और रोरी के सर पर दे मारा। उसके प्रभाव से फूलदान टूट गया। चिकनी मिट्टी के टुकड़े हर जगह उड़ गए। रोरी लड़खड़ाया। एक पल के लिए उसके मुझ पर पकड़ ढीली पड़ गई। निकिता भागो! लेकिन रोरी ने फौरन खुद को संभाल लिया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने निकिता पर वार किया। चाकू ने उसकी बाजू पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। वो चिल्लाई। उसने अपनी बाजू पकड़ ली। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। मैंने एक कुर्सी उठाई और उसे रोरी की तरफ फेंका, लेकिन वो उससे बच गया। वो कुर्सी दीवार पर लगी। उसने मेरे पेट पर लात मारी। जब मैं अपने टूटे हुए पैर की वजह से दोबारा फर्श पर गिर गई तो हवा ने मुझे झंझोर कर रख दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में चाकू था। वो रोशनी में चमक रहा था। हताशा ने निकिता के अगले कदम को बढ़ावा दिया। उसने काउंटर से खाना पकाने की तेल की बोतल उठाई और उसके चेहरे पर तेल फेंक दिया। रोरी चिल्लाया। तेल से उसे कुछ वक्त के लिए धुंधला दिखा, पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला, उसे जलाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही उसका चेहरा आग से जल उठा, उसकी आवाज में गुर्राहट जैसी आवाज आने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर वो सिंक की तरफ भागा और उसने अपना चेहरा पानी पे डाल दिया। निकिता रो रही थी। उसके चेहरे पर डर भी था और दर्द भी। मैं खुद दर्द से छटपटा रही थी। और फिर एक जोरदार दुर्घटना हुई। दरवाजे पर लात मारने की आवाज आई। अगले कुछ पल ऐसा लगा जैसे स्लो मोशन में चल रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि रसोई का दरवाजा किसी ने अपनी लात मारकर तोड़ दिया है। कमरे में रोशनी फैल गई और कई लोग अंदर आ गए। पुलिस वो धीरे धीरे आगे बढ़े। बंदूक हाथ में लिए उन्होंने एक आदेश दिया। चाकू नीचे फेंक दो, अभी के अभी। पुलिस कर्मियों ने रोरी को जमीन पर गिरा दिया। उसे हथकड़ी लगाई, जबकि वो अभी भी अपने जले हुए चेहरे के दर्द में था। उसका ध्यान हम पर नहीं बल्कि अपने चेहरे पर था। निकिता, क्या तुम ठीक हो? निकिता ने कमजोरी से सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाजू और गर्दन पर चोट के निशान बन गए थे। एक ऑफिसर हमारे पास आकर बैठा। उसकी आवाज शांति भरी लग रही थी। अब आप सुरक्षित हैं। हमने उसे पकड़ लिया है। आइए आप दोनों को हॉस्पिटल ले चले। इतने में एम्बुलेंस आ गई और जैसे ही उन्होंने मुझे फर्स्ट एड देना शुरू किया, मैं जोर जोर से रोने लगी। वो सपना अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसने जो निशान मुझ पर छोड़े थे वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा से ही एडवेंचर में शामिल होने वालों में से रही हूँ, इसलिए जब मेरी सहेलियों एमा और क्लेयर ने मेरे घर पर एक नई गेम खेलने और स्लीप ओवर करने के बारे में कहा तो मैं मान गई। एमा ने ईबे से एक अजीब सी बोर्ड गेम खरीदी थी। कहा गया था कि ये एक शैतानी गेम थी जिसमें आत्मा को बुलाने का वादा किया गया है। मुझे ये बात सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन हम थोड़ा मनोरंजन करने के लिए तैयार थे। हमने इस गेम को लिविंग रूम में सेटअप कर दिया। गेम बोर्ड पुराना और घिसा पिटा था, जिसकी सतह पर अजीब सिंबल बने थे। बीच में छोटा सा क्रिस्टल था जो रोशनी से चमक रहा था। हम सब में सबसे ज्यादा शक करने वाली क्लेयर थी। निर्देश पढ़ते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। अपनी उंगली क्रिस्टल पर रखो और ये मंत्र दोहराओ। ये कितनी बकवास गेम है यार। उसकी बात सुनने के बावजूद हमने उन शब्दों को दोहराया। जब मैं वो मंत्र पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ, जैसे मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ जो मैं नहीं बोलती। एमा सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। ओके, तो ये हम चले। आप कुछ भूतों को देखते हैं। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। हम हंसने लगे और मजाक बनाने लगे। हमें लगा कि ये सब वक्त बर्बाद करने वाला काम था। फिर अचानक लाइट्स अपने आप बंद हो गई।
ओके, ये लाइट्स किसने बंद की हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने सुना कि क्रिस्टल अपनी जगह से हिलकर नीचे गिर गया और फिर एक जोरदार आवाज हुई जैसे कुछ टूट गया हो। जैसे ही मैंने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च ऑन की। कॉफी टेबल का कांच टूट गया था, लेकिन क्रिस्टल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये कोई मजाक नहीं है, चलो इसे बंद करें। हमने इसे हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन माहौल में बदलाव आ गया था। हवा और भी ज्यादा भारी लगने लगी, जैसे दम घुट रहा हो। अचानक हमारे ऊपर लटकी हुई लाइट चलने और बुझने लगी। गाइस, ये सब काफी अजीब है। हमें इस खेल को यही बंद कर देना चाहिए। हम सब इस बात से सहमत हैं। हमने फैसला किया इस गेम को बंद कर देंगे। जैसे हम वहां से जाने के लिए खड़े हुए, किचन की कैबिनेट अपने आप खुल गए और फिर जोर से बंद हो गए। बर्तन हवा में उड़ने लगे। उसकी आवाज शांत घर में गूंजने लगी। भागो! हम मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हम डर के मारे जम से गए। हमारे सामने हमारी बचपन की सहेली सोफी खड़ी हुई थी। वो ठीक वैसे ही लग रही थी जैसे हमने उसे आखिरी बार देखा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि सोफी 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। सोफी, क्या ये तुम हो? उसकी आंखें खोखली थी। उनमें वो रोशनी, वो जीवन दिखाई नहीं दे रहा था जो हुआ करता था। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां खड़ी रही। जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे हटी, मेरा दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। ये सच नहीं हो सकता, ये वास्तव में नहीं हो रहा है। अचानक तापमान गिर गया। ठंडी हवाओं में हमारी सांसें दिखाई देने लगी। सोफी आगे बढ़ी और हमें हल्की गुर्राने की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये उससे नहीं आ रही थी, बल्कि घर के किसी कोने से आ रही थी। जैसे ही लाइट्स दोबारा झिलमिलाने लगी, मेरे अंदर डर बसने लगा। सब कुछ एक बीमार पीली रोशनी में बदल सा गया। हमें यहां से निकलना होगा। हम पीछे के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो हमारे मुंह पर जोर से बंद हो गया। गुर्राने की आवाज और तेज और भयानक हो गई। मुझे अचानक ऐसे लगा कि कुछ मुझे छू कर निकला है। क्लेयर चिल्लाने लगी। उसकी बाजू पर ना जाने कहां से गहरे खरोंच के निशान पड़ने लगे। हम सब एक दूसरे से जुड़कर खड़े हो गए और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। खिड़कियां बाहर से बंद थी। हवा में सल्फर जैसी महक आ रही थी। गुर्राना जारी रहा। जूलिया, कुछ करो प्लीज। क्लेयर की चीखों ने सन्नाटे तक को चीर दिया। वो बहुत दर्दनाक था। मैंने उसकी बाजू खींची और उसे एक अदृश्य शक्ति से दूर करने की कोशिश की जो उस पर हमला कर रही थी। उसके कपड़े फाड़ रही थी और उसकी त्वचा को खरोच रही थी। जब क्लेयर अपने घावों को पकड़ रही थी, तो उसकी उंगलियों से भी खून निकल रहा था। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा अभी। गुर्राने की आवाज और तेज हो गई। दीवारों तक से उसकी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं न कहीं हो, लेकिन फिर भी कहां। और तभी मैंने अपने पैर पर ठंडे और गीले गीले पदार्थ को महसूस किया और मैं डर के मारे पीछे हट गई। एक साथ रहो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हम अंधेरे घर से लड़खड़ाते हुए निकले। दीवारें चरमराने लगी और कराहने लगी, जैसे घर जिंदा हो और गुस्से में हो। तापमान में गिरावट जारी रहा। हमारी सांस बर्फीले जोंकों के साथ बाहर निकल रही थी। जब हम सीढ़ियां पार कर रहे थे, हमें हल्की मजाक वाली हंसी सुनाई दी। सोफी सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखें अनकही रोशनी से चमक रही थी। उसकी शक्ल पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसकी हंसी तेज और पागलपन से भरी लगने लगी। उसके चारों ओर परछाइयां नाचती हुई दिखाई देने लगी। बेसमेंट, वहां एक खिड़की है जहां से हम बाहर कूद सकते हैं। हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे और सोफी का बूथ हमारे पीछे कर रहा था। गुर्राने और हंसने की आवाज आ रही थी। बेसमेंट का दरवाजा फंसा हुआ था, लेकिन हम सबके जोर लगाने पर वो खुल गया। कमरा पुराने फर्नीचर और गंदे डब्बों से भरा हुआ था, लेकिन हमें एक छोटी खिड़की दिखाई दी। हमने उसे खोलने की काफी कोशिश की। कमरे में अंधेरा छा गया था। अचानक हमें किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटने की आवाज सुनाई दी। वो हमारे करीब आ रहा था। हमें जल्दी करना होगा। मैं हैंडल घुमाने में लड़खड़ाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं उसे खोलने में सफल हुई, एक अदृश्य शक्ति ने मुझे झटके से पीछे फेंक दिया और मैं दीवार से जा टकराई। मैं दर्द से रोने लगी। मुझे अपनी साइड पर नोकीला डंग जैसा दर्द हुआ। क्लेयर और एमा चिल्लाए। उन्होंने मुझे उस शक्ति की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने इसे पकड़ लिया है, मदद करो। क्लेयर ने कमरे में रखे झाड़ू को उठाया और हवा में घुमाने लगी। झाड़ू किसी ठोस लेकिन अदृश्य चीज से जा टकराई। मुझे लगा जैसे पकड़ ढीली हो गई और मैं अपने पैरों पर लड़खड़ाई। खिड़की खुली थी। रात की ठंडी हवा उम्मीद की किरण दे रही थी। जाओ, बाहर कूदो। सबसे पहले क्लेयर गई। उसने किसी तरह खुद को उस छोटी सी जगह से निकाला। उसके बाद एमा की बारी थी।
लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मुझे दोबारा किसी शक्ति ने पकड़ लिया। मैं खिड़की के फ्रेम में अटक गई और जैसे मेरी उंगलियां फिसलने लगी। मेरी मदद करो, वो मुझे तेजी से खींच रही है। एमा ने मेरी बाजू पकड़ ली और अपनी पूरी जान लगाते हुए मुझे खींचने लगी। गुर्राहट अब इतनी तेज हो गई कि मैं बहरी हो सकती थी। एक ऐसी दहाड़ जिससे पूरे घर को हिला दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के पंजे मेरे पैर पर गड़ गए हों और वो मुझे पीछे की ओर खींच रहा हो। लेकिन एमा और क्लेयर ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। एक आखिरी जबरदस्त खिंचाव के साथ वो मुझे खिड़की से बाहर निकालने में सफल रहे। हम लुढ़कते हुए बगीचे में जा गिरे। हम हाँफ रहे थे, कांप रहे थे। बाहर की हवा अंदर के दमनकारी अंधेरे से बिल्कुल अलग थी। हमें अभी भी अंदर से गुर्राहट और हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब ये दूर से आती हुई लग रही थी। तब जाकर मैंने ऊपर की तरफ देखा। सोफी वहीं पर खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। आखिर इसे हमसे चाहिए क्या? मुझे लगता है वो क्रिस्टल, वो खेल का हिस्सा है। हमें उससे पीछे छुड़ाना होगा। मैंने पहले क्रिस्टल को जमीन पर गिरा हुआ देखा था। अगर इस बुरे सपने की चाबी वो था, तो हमारे लिए उसे नाश करना जरूरी था। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या आया, लेकिन मेरे दोस्तों के बार बार मना करने के बाद भी मैं वापस घर के अंदर भागी। अंदर लिविंग रूम में तबाही मची हुई थी। फर्नीचर उलट पलट था और हवा में सल्फ्यूरिक एसिड की गंध। मैंने क्रिस्टल ढूंढ लिया। अंधेरे में उसकी चमक ने ढूंढने में मदद की। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मैंने उसे जैसे उठाया, मेरे हाथ में ठंडी बर्फ पकड़ने जैसा चुभन महसूस हुआ। मैं उसे लेकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। सोफी दोबारा सामने आ गई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। गुर्राहट बुखार की चरम सीमा तक पहुंच गई। परछाइयां हमारे चारों ओर सिमटने लगी। उसे नजरअंदाज करते हुए मैंने पूरी जान लगाते हुए क्रिस्टल फेंक दिया। हवा में लहराने के बाद वो घर के आंगन में जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही वो टूटा, गुर्राहट की आवाज बंद हो गई। दमनकारी माहौल उठ गया और हवा साफ हो गई। सोफी की परछाई हवा में खुल गई और वो गायब हो गई और अपने पीछे सिर्फ शांति का माहौल छोड़ गई। हम वहीं खड़े के खड़े रह गए, लंबी लंबी सांस लेते हुए। हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब ये खत्म हुआ। हम घर से लंगड़ाते हुए निकले। हम घायल थे, हमारे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन हम जिंदा थे। मैंने घर की तरफ देखा। उसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों से हमें वापस देख रही थी।